हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सत्येंद्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र जीएस एकेडमी में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वर्तमान में जो कोविड-19 ने जो स्थितियाँ बनाई, कंडीशंस विपरीत हुई, उन विपरीत कंडीशन को आप पार करके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी के रूप में आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। टाइटल है आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ब्यूरो जो आप डेली अखबारों में पढ़ रहे हो। यहाँ पर सुशांत केस को ऐड नहीं करेंगे, लेकिन सुशांत केस जो चल रहा है उसमें अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो एंट्री हुई है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इंडिया से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जनरल पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पेन और पेपर लेकर जरूर बैठिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलूँ उनको आप नोट करते रहें। मैं हर लेक्चर में एक बार जरूर बोलता हूँ कि पेन और पेपर लेकर जरूर बैठें, ताकि आपके दिमाग में नई नई चीज़ें आती हैं और पुरानी चीज़ें रिप्लेस होती जाती हैं। तो मेमोरी का भी एक दायरा होता है, फ़ोन का दायरा होता है 2 GB 4 GB, तो हमारे माइंड का भी एक दायरा है। नई चीज़ें आती हैं, पुरानी चीज़ें रिप्लेस होती हैं, तो हमारी मेमोरी को बराबर खाना पानी मिलता रहे, मेंटेन बरकरार रहे। तो पेन और पेपर लेके बैठें, ताकि चीज़ें हम लोग के लिए ज़्यादा समय तक मौजूद हो सकें हमारी मेमोरी में। तो चलिए, टाइटल है आज का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। देखिए स्टूडेंट्स, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को पहले तो आप ध्यान रखिएगा हिंदी में क्या बोलते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ सकते हैं। तो सामने आपका लिखा हुआ है स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, ठीक है, और भारत इंडिया तो है ही आपका। तो ध्यान में रखिएगा, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो इसका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नाम है हिंदी में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, पहले डेफिनेशन के रूप में समझते हैं, फिर इसको शुद्ध भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एनसीबी के नाम से जानते हैं इसको। देखिएगा, पहला पॉइंट बोलता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इज द नोडल ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग एंड द अब्यूज ऑफ इलीगल सब्सटेंस। शुद्ध भाषा में मैं बोलूँ, जो आपके ड्रग अवैध तस्करी होती है पदार्थों की, नशीले पदार्थ होते हैं, और कुछ सब्सटेंस जो आपके अवैध ड्रग्स के रूप में जाने जाते हैं, उन सबको रोकने के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी या एजेंसी जो होती है, उस एजेंसी को बोलते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। जैसे सिंपल सा मैं बोल देता हूँ, आपने उड़ता पंजाब नामक मूवी देखी होगी, ठीक है। वहाँ पर आपने देखा होगा चरस, गांजा, हेरोइन जो जो तस्करी होती है, उन सबको रोकने का काम जो होता है, और जो इलीगली रूप में जो होती है, उसकी स्मगलिंग जो होती है आपकी इन पदार्थों की, ठीक है, इलीगली, तो उनको डील करने का काम कौन करता है? आपका एनसीबी, ठीक है। ये शुद्ध मैंने आपको बताया। अब ध्यान से देखिएगा, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कब फाउंड किया गया था या इसकी स्थापना कब करी गई थी। तो ध्यान में रखेंगे, 17 मार्च 1986 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की गई थी। और किस एक्ट के तहत की गई थी, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। एक्ट का नाम है 1985 नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, और दूसरा एक्ट बोलता है प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1988। तो ध्यान में रखिएगा, स्थापना 1986 में हुई है 17 मार्च को। किस एक्ट के तहत? 1985 और 1988 भी ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे ये एक्ट क्या होता है, तो स्टूडेंट्स, एक्ट को बोलते हैं हम लोग अधिनियम। जब कोई भी कानून बनाना पड़ता है तो उसका ड्राफ्ट तैयार करते हैं, जैसे बोलते हैं बिल या विधेयक। और जब कोई बिल पार्लियामेंट में रखा जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, और फाइनली बिल लोकसभा से पास, राज्यसभा से पास, और राष्ट्रपति पर मोहर, राष्ट्रपति जब मोहर लगा देते हैं, तो वो बिल विधेयक जो होता है कानून बन जाता है। और साइन करने के बाद वही बिल विधेयक अब बन जाता है आपका एक्ट या अधिनियम। यानी कि एनसीबी जो कानून बनाया गया, उसकी स्थापना 1985 एक्ट के तहत की गई है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये इतनी बात रही। अब देखिएगा, एनसीबी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी का भी कार्य करती है, जो ड्रग तस्करी को रोकने का काम करती है, जो अवैध तस्करी होती है, यहाँ तक कि बाउंड्री सीमा से भी जो होता है वो भी, ठीक है, और मादक पदार्थों के बारे में मैंने आपको बताई है, ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड डील करती है। तो अगला क्वेश्चन बोलेगा कि एनसीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली,
ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है, आपका हेडक्वार्टर। ठीक। अब अगला पॉइंट देखिएगा, वर्तमान में सुशांत केस जो चल रहा है आपने देखा। ठीक है, अभी पहले ईडी जांच कर रही थी, फिर सीबीआई जांच करी, अब ईडी ने बोला है कि अब एनसीबी की भी एंट्री कराई जाए। एनसीबी यानी कि अब बताया गया है कि यहाँ पर ड्रग्स से रिलेटेड भी और जानकारियाँ आपको देखने को मिलेंगी इस केस में। तो अब उसको डील कौन करेगा? एनसीबी। कहाँ पर मुख्यालय? आपका दिल्ली में। ठीक है, अब वर्तमान में ये भी पूछ सकते हैं कि एनसीबी जो है उसके प्रेजेंट में डायरेक्टर कौन है, महानिदेशक कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ध्यान में रखिएगा, डायरेक्टर जनरल वर्तमान में है आपके राकेश अस्थाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि एनसीबी में मुझे जाना है, यानी कि वर्दी मिलेगी, यानी कि अच्छी जॉब है, तो क्या करना पड़े? तो स्टूडेंट्स, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो होता है सीजीएल लेवल का, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जब वो सीजीएल का एग्ज़ाम होता है एसएससी का, तो उसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की भी जॉब होती है। जैसे आपने सुना होगा एक्साइज इंस्पेक्टर, कस्टम, तो उसमें एनसीबी भी होता है एक आपकी प्रेफरेंस। ठीक है, तो उसके एग्ज़ाम भी होते हैं आपके एनसीबी के, एसएससी सीजीएल के माध्यम से भी आप जाते हैं। और साथ में इसमें जो हायर अथॉरिटी होती है, हायर अथॉरिटी का अर्थ ये है जो अपर पोस्ट पर होंगे या टॉप ऑफिसर होंगे या डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक जो होते हैं, जनरली जो होता है आईपीएस को ही बनाया जाता है, इंडियन पुलिस सर्विस। जैसे वर्तमान में अस्थाना जी, ठीक है, राकेश अस्थाना, जो कि एक आईपीएस हैं, जिनको बनाया गया है एनसीबी का हेड, महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इसमें जो और भी अथॉरिटी, जो इस अथॉरिटी में और भी जो ऑफिसर्स जो होते हैं टॉप उसके, उसमें पैरामिलिट्री जो होती हैं उनके भी अथॉरिटी, जो उनके अधिकारी होते हैं वो भी होते हैं। आईआरएस जो होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है, टॉप लेवल की बात कर रहा हूँ। और जनरली जो होता है डायरेक्टर, मैंने बताया है, आईपीएस होता है। ये आपकी एनसीबी से रिलेटेड कुछ जानकारी थी बेसिक। क्वेश्चन दो तीन पूछ सकता है हिंदी में। नाम, कब स्थापना की गई है, कहाँ पर हेडक्वार्टर है इसका, किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई है, वर्तमान में कौन है डायरेक्टर इसका, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये सब जानकारियाँ आपकी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं एनसीपी से रिलेटेड। आई होप आपको एनसीपी से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ मैंने जो दी वो आपको समझ में आई होंगी। और एक बार और बता देता हूँ, जो सीमा से भी जो ड्रग्स तस्करी चलती है वो भी इंक्लूडेड है, उसकी भी जानकारी कलेक्ट करती है और उस पर भी एक्शन काम करती है। और साथ में ये अपने रिसोर्सेज के माध्यम से ड्रग लेवल जो होता है उनकी ट्रेनिंग जो होती है, ट्रेनिंग का भी काम करवाती है आपकी एनसीबी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा लेक्चर था। आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया हो, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जल्दी इसी लेक्चर में हम लोग सेकंड पार्ट पर आते हैं, जिसमें मैं आपको नार्को टेस्ट के बारे में जानकारी दूंगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नार्को टेस्ट आपका। तो जल्दी हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को। तब तक के लिए जय हिंद। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सत्येंद्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र जीएस एकेडमी झांसी में। स्टूडेंट्स, अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आपने देखा होगा चर्चा में रहा, सुर्खियों में रहा। सुशांत केस में अब एनसीबी की भी एंट्री हो चुकी है। तो ध्यान रखिएगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से रिलेटेड मैंने जो जो भी जानकारी होती हैं अभी लेक्चर अपलोड किया है, और ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। और इस सेकंड पार्ट में मैं आपके सामने नार्को टेस्ट क्या होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, और नार्को टेस्ट से संबंधित जो भी जानकारी है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलूंगा उनको नोट करते चलें। ये हर लेक्चर में इसलिए बोलता हूँ, जब कुछ नया पढ़ते हैं तो प्रीवियस सीख हमारी मेमोरी से डिलीट होता जाता है स्कीमा से। तो नई चीज़ों को स्टोर करने के लिए, अपने दिमाग को बैलेंस करने के लिए उन बातों को पेन और पेपर के रूप में रजिस्टर में नोट करते चलें, ताकि जो भी पढ़ा है वो देर तक हमारे मेमोरी में रही है। तो आइए टाइटल बनाइएगा, नार्को टेस्ट। क्या होता है नार्को टेस्ट? उससे पहले समझते हैं कि नार्को टेस्ट डिस्कवर कहाँ पर हुआ, सबसे पहले इसका परीक्षण कहाँ पर हुआ। स्टूडेंट्स, नार्को टेस्ट जो है सबसे पहले यूएस, अमेरिका में इसका एक सफल परीक्षण कराया गया। सफल परीक्षण करा, वहाँ के एक डॉक्टर थे जिनका नाम था रॉबर्ट हाउस। उन्होंने दो मुजरिमों पर यह सफल परीक्षण करा नार्को टेस्ट का। पहली बात तो ध्यान में रखिएगा, ये डॉक्टर टेक्सास स्टेट के थे, यूएस में। ठीक है, रॉबर्ट हाउस जिनका नाम था, दो मुजरिमों पर इन्होंने परीक्षण करा नार्को टेस्ट का। अब बात आती है कि नार्को टेस्ट होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, नार्को टेस्ट सिंपल सा आप ये समझिएगा,
जब किसी व्यक्ति से, मुजरिम से, अभियुक्त से हमें कुछ सच उगलवाना होता है तो उसे हम कुछ ड्रग के माध्यम से अर्ध बेहोशी की अवस्था में लाया जाता है। फिर उससे हम लोग सच और झूठ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, उससे सच निकलवाने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिएगा, ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। पूरी जब ये दवाइयाँ दी जाती हैं तो व्यक्ति पूरी तरीके से मेंटली एक्टिव भी नहीं होता और पूरी तरीके से बेहोश भी नहीं होता। तो ऐसी अवस्था लाने के लिए जो भी ड्रग इस्तेमाल में की जाती हैं वो अल्कोहल से युक्त होती हैं, जैसे सोडियम पेंटाथॉल, ठीक है, सोडियम अमाइलेट या बारबीचुरेट्स का इस्तेमाल किया जाता है इन दवाइयों का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपसे बात शेयर करी। अब बात आती है कि ये जो नारकोटिक टेस्ट है, क्या किसी कानून में इसकी जानकारी मिलती है? तो ध्यान में रखिएगा कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1929 है, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1929 की धारा 29 में हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। नार्को टेस्ट कितना रिलेवेंट है, कितना सुसंगत है, ठीक है। ये एक बात रही आपसे, ठीक है। अब नार्को टेस्ट जो है उसका मेन काम है सच्चाई उगलवाना। कैसे? जब होता क्या है कि जब हम उसको मुजरिम को दवाई दे देते हैं तो वो अर्ध बेहोशी की अवस्था में आता है, तो जो भी ऑफिसर होगा, चाहे वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का हो या आईपीएस हो या सीआईडी से रिलेटेड कोई अथॉरिटी हो, गवर्नमेंट बॉडी हो, जो मुजरिम से क्वेश्चन पूछती है, सब पहले उसके बारे में पूछा जाएगा कि आपके फादर, मम्मी पापा का नाम है, कहाँ रहते हो, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वो मेंटली तो एक्टिव रहता नहीं है, ठीक है, तो पहले सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जानबूझ के उस व्यक्ति से उल्टे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं बोलूं व्यक्ति का नाम था राम तो पूछा गया रहीम, आपका नाम रहीम है? या व्यक्ति का नाम था एक्स, पूछा गया आपका नाम वाई है क्या? आपके 5 बच्चे हैं, पूछा गया आपके कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं 3। तो इनडायरेक्टली उल्टे क्वेश्चन पूछ के जो पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन के माध्यम से जो भी व्यक्ति होता है वो सच उगलने की कोशिश करता है। सामान्यतः ये माना जाता है कि जब वो अर्ध जो बेहोशी की अवस्था होती है उस समय व्यक्ति जो होता है वो सच ही बोलता है। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि उस समय जब वो उसको बेहोशी की दवा दी गई उस समय उसका दिमाग जो होता है वो एक्टिव नहीं होता, और उसे झूठ बोलने के लिए उस समय मेंटल जो एक्टिव होना बहुत जरूरी है, कल्पनाओं का, उसकी तर्क क्षमताओं का होना बहुत जरूरी है। कोई भी झूठ बोलने के लिए उसका मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है, लेकिन दवाइयों के माध्यम से वो पूरी तरीके से फिट नहीं है। तो ऐसी स्थितियां होती हैं कि उसके दवाइयों के माध्यम से सच ही बोलता है, ठीक है। अल्कोहल से युक्त दवाइयाँ, सोडियम पेंटाथोल, सोडियम अमाइलेट और बारबीचुरेट्स जैसी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है सीबीआई अथॉरिटी के द्वारा। तो होता क्या है, ये जो मैंने आपको जानकारी दी, अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। मुख्यतः देखा जाता है कि ये जो टेस्ट है 2014 के बाद बताया गया है, जिस पे भी ये अप्लाई किया जाएगा, अपराधी, क्रिमिनल, अभियुक्त जो भी है, जिससे हम लोग सच उगलवाना चाह रहे हैं, उसकी परमिशन के माध्यम से ही हम लोग ये कर सकते हैं। 2014 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर आप नार्को टेस्ट कराना चाहते हैं तो उस अभियुक्त के ऊपर कराओगे ना तो उसकी भी वो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें ड्रग्स का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और मुख्यतः ये भी देखा जाता है कि ये बच्चों और बहुत ज़्यादा बूढ़े व्यक्तियों पर इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि ड्रग हो सकता है साइड इफेक्ट ना कर जाए। ये बेसिक जानकारी रही। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जब ये टेस्ट किया जाता है ना तो इस टेस्ट में पॉलीग्राफ का भी इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीग्राफ मशीन, होता क्या है कि जो फिंगर्स जो होती हैं वो पॉलीग्राफ मशीन से जोड़ दी जाती हैं और पॉलीग्राफ मशीन में एक सिस्टम लगा रहता है जो वो रिपोर्ट देगा हमें कि जिसका भी टेस्ट किया जा रहा है कि उसकी पल्स रेट, हृदय की धड़कन कितनी चल रही है, ब्लड प्रेशर कितना है, तो वो सब कुछ हमें स्क्रीन पर पॉलीग्राफ के माध्यम से, जो फिंगर्स के माध्यम से यूज किया, हमें पता चल जाता है कि उस व्यक्ति का बीपी कितना है, शुगर कितना है, एक्सेट्रा चीजें, पल्स रेट कितनी चल रही है, ताकि हम उस व्यक्ति पर नार्को टेस्ट कर पाएंगे कि नहीं, है ना। नार्को टेस्ट करने के लिए भी उस व्यक्ति की स्थितियां नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए, तभी ये ज्यादा उम्र वालों व्यक्तियों के ऊपर इतनी जल्दी इस्तेमाल नहीं होता। जब ये सब चीजें पता चल जाती हैं, चीजें नॉर्मल है, तब हम नार्को टेस्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, सीबीआई जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो करती है, सीआईडी भी कर सकती है, गवर्नमेंट बॉडी पुलिस भी कर सकती है। तो ये बेसिक जानकारी थी आपकी नार्को टेस्ट से रिलेटेड।
अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और पहला पार्ट जरूर देखिएगा। जल्दी मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।